अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री। जो एग्ज़ाम में रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम और चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, इनके रीजंस जो आते हैं वो डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला रीज़न जो है वो क्या है कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डायनामिक क्यों होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, डायनामिक का मतलब होता है कि वो चीज़ जो कि कांस्टेंट स्पीड के साथ या कांस्टेंट रेट के साथ जो है वो मूव कर रही है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक यानी कि कांस्टेंट क्यों होता है। तो रिएक्शन रेट यानी कि रिएक्शन की स्पीड जो है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे, कि अमाउंट जो है रिएक्टेंट्स की उसके ऊपर क्या चीज़ डिपेंड करती है, रिएक्शन का रेट यानी कि रिएक्शन की स्पीड। तो स्टार्टिंग में होता क्या है, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो क्वांटिटी जो होती है रिएक्टेंट्स की वो हाई होती है, यानी कि जो चीज़ हम यूज़ करेंगे किसी चीज़ को बनाने के लिए तो उसकी जो क्वांटिटी है जो हम यूज़ कर रहे हैं वो शुरू शुरू में क्या होती है, हाई होती है। और रेट जो होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन का, यानी कि जो चीज़ हम बना रहे हैं उसकी फॉर्मेशन का रेट स्पीड जो होती है वो हाई होती है। उसके बाद जब अमाउंट रिएक्टेंट की जैसे जैसे डिक्रीज़ करती जाएगी वैसे वैसे फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि ये इस साइड ऐसा रिएक्शन जो होता है जो लेफ़्ट टू राइट जाता है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि हमारे पास अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट जो है वो कम हो रही है। और रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी डिक्रीज़ होता जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट अब हमारे पास कम बचे हैं। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें क्या होगा कि कंसंट्रेशन जो होगी रिएक्टेंट्स की और कंसंट्रेशन जो होगी प्रोडक्ट्स की, यानी कि अमाउंट जो होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी या कांस्टेंट हो जाएगी। तो उस टाइम पे हम क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है हमारा वो इस्टेब्लिश हो गया। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो डायनामिक है, यानी कि एक कांस्टेंट स्पीड के साथ एक सेम स्पीड के साथ जो है वो रिएक्शन यूज़ हो रहे हैं और प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो इस वजह से केमिकल इक्विलिब्रियम को जो है वो कहा जाता है कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। और इस टाइम पे जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसके बाद सेकंड रीज़न जो है वो क्वेश्चन क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी जो है हमारे पास वो अ, उसका यूनिट होता भी है और नहीं भी होता। तो इसको जस्टिफाई करने, इसको एक्सप्लेन करने एग्जांपल के साथ, तो इसके अंदर क्या होगा कि कंडीशन 1 सबसे पहले हम देखेंगे कि केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसके पास यूनिट नहीं होता। अब वो कब नहीं होता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं दोनों साइड पे, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पे नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो केसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई यूनिट हमें देखने नहीं मिलेगा। सबसे पहले ये याद रखें आपके कंसंट्रेशन जो है उसका यूनिट होता है मोल इनटू डीएम माइनस क्यूब, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोल पर डीएम क्यूब, इस तरह से। उसके बाद जो है अब यूनिट कैसे नहीं है, तो इसको सबसे पहले हमें इसको भी प्रूफ करना होगा। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि एक हमने रिएक्शन लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और फॉर्म कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। अब इसके अंदर केसी के अंदर जो है आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट जो है हम इसकी ये जब एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसको ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट्स जो है उन्हें नीचे लिखते हैं। अब एक जो मोल की कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो मैंने बताया आपको ये होता है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ मोल्स फॉर एग्जांपल 2 या कंसंट्रेशन जो है इसकी 2 या 3 ऐसे करके नहीं लिखी तो ऊपर एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं आएगा, तो हमने सिंपल ये लिखा। तो इसका एक मोल है, यानी कि तो इसके लिए हम ऐसे यूनिट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से वाटर के लिए, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और हाइड्रोजन के लिए। तो जब ये यूनिट्स एक-एक सारे आए हैं तो फिर इसके अंदर जब ये डिवीज़न में फिर इसके अंदर कैंसिलेशन होती है कि इससे ये वाला यूनिट कैंसिल हो गया और इससे ये वाला यूनिट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं बचा। तो आपने देखा कि केसी का यूनिट 0 कब होता है या यूनिट नहीं कब होता, जब दोनों साइड पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। उसके बाद दूसरी कंडीशन जो है वो क्या है कि केसी के पास यूनिट होता है। अब वो यूनिट कब होता है कि जब नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड पे इक्वल नहीं होंगे। अब वो कैसे नहीं होंगे, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स के अंदर यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे 3 मोल्स हैं, जबकि प्रोडक्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि 2 मोल्स हैं। तो हमने केसी की एक्सप्रेशन लिखी कि प्रोडक्ट को यहाँ पे लिखा और जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको एक्सपोनेंट के तौर पे लिखा है। इसी तरह से हमने रिएक्टेंट्स को नीचे लिखा। उसके बाद हमने इनकी कंसंट्रेशन लिखी।
सॉरी कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया इनका एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट से जो है हम यूनिट देखेंगे कि सबसे पहले इसके अंदर कैंसिलेशन कैसे होगी कि मोल पर DM³ ऊपर 2 हैं और नीचे कितने, एक ये वाला है और 2 ये वाले, 3 ये वाले। तो इन 2 को हमने एक इससे कैंसिल किया और अब इसमें से एक कैंसिल हो गया, एक बचा। तो इसमें से एक कैंसिल हुआ तो 2 बचे। तो इसके अंदर इस तरह से यूनिट हमारे पास बचेगा कि ये 2 बचे और ऊपर एक भी नहीं है। तो जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे या रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये यूनिट आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि Kc का यूनिट हमारे पास कब आया, जब नंबर ऑफ मोल्स जो है दोनों साइड पे अनइक्वल थे। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो रीजनिंग क्वेश्चन है वो क्या है कि हम रिएक्शन की डायरेक्शन, कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड आ रहा है, किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर Kc जो है आपको पता हो तो आप रिएक्शन की डायरेक्शन को किस तरह से पता कर सकते हैं। तो इसमें भी 3 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि आपको Kc की, इन्होंने बताया है कि Kc आपको जो है आपके पास बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो उसके अंदर क्या कंडीशन होगी कि रिएक्शन जो है कभी भी ख़त्म नहीं होगा, फिनिश नहीं होगा, यानी कि कंप्लीट नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तीसरी चीज़ क्या है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, आपके पास मिनिमम होगी। यानी कि Kc जब बहुत स्मॉल होता है तो रिएक्शन आपका कभी फिनिश नहीं होता, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मिनिमम होती है। और जब आपके पास रिएक्टेंट ज़्यादा बन रहा होगा और प्रोडक्ट कम बन रहा होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका रिएक्शन जो है वो वापसी आ रहा होगा रिएक्टेंट्स की तरफ। तो आपकी रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, बैकवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन होगी रिएक्शन की। और Kc, ये एक आपको इक्वेशन दी हुई है, इसकी Kc की वैल्यू ये है इस टेम्परेचर पे। तो इसके अंदर जो इसकी डायरेक्शन है वो वापसी आ रही है, यानी कि प्रोडक्ट कम बन रहा है और रिएक्टेंट जो है आपके पास ज़्यादा बन रहा है या बच रहा है। सेकंड कंडीशन जो आपके पास इसमें आती है वो है Kc अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लार्ज है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो फिर रिएक्शन जो है वो वर्चुअली कंप्लीट होगा, यानी कि आहिस्ता-आहिस्ता कंप्लीट होगा। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इसमें मैक्सिमम होगी क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे होंगे और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मिनिमम होगी क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़्ड हो रहे होंगे। तो जब हमारे पास रिएक्टेंट यूज़्ड हो रहे हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहा है, यानी कि इस साइड पे हमारा रिएक्शन जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे एक रिएक्शन जो दिया हुआ है इसकी Kc की वैल्यू दी हुई है और इसका टेम्परेचर दिया हुआ है कि 227 डिग्री टेम्परेचर पे Kc की वैल्यू क्या है आपके पास बहुत ज़्यादा लार्ज है, या आप देख सकते हैं एक्सपोनेंट माइनस में नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंट माइनस में बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो जब स्मॉल होगी तो Kc बैकवर्ड जाएगा और जब लार्ज होगी तो Kc फॉरवर्ड जाएगा। उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या आती है कि Kc आपके पास ना तो बहुत ज़्यादा स्मॉल है ना तो बहुत ज़्यादा लार्ज है, एवरेज क्वांटिटी में दिया गया है। तो उसके अंदर क्या होगा कि रिएक्शन जो है आपका इक्विलिब्रियम पर आएगा, यानी कि कांस्टेंट रेट पे चलेगा। और उसके अंदर क्या होगा कि कंसंट्रेशन जो होगी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की वो क्या होगी, इक्वल होगी एक दूसरे के। जैसे हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम में। और इसके अंदर ये जो रिएक्शन आपको दिया है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि N2O4 जो है वो 2NO2, इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। और इसके अंदर Kc आप देख सकते हैं कि 0.36 है। ना तो इसके अंदर कोई एक्सपोनेंट दिया हुआ है हमें बहुत ज़्यादा प्लस में, ना बहुत ज़्यादा माइनस में। तो इसका मतलब Kc जो है वो एवरेज में दिया हुआ है 25 डिग्री के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी आ रहा है और अमाउंट जो है रिएक्टेंट की और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, सेम है। तो इक्विलिब्रियम पर हमारा रिएक्शन है। फिर उसके बाद ये तो हो गया हमारे पास चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन। चैप्टर 2 से रिलेटेड रीजनिंग क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आर्हीनियस थ्योरी जो है वो सिर्फ एप्लीकेबल क्यों होती है, अप्लाई हम क्यों कर सकते हैं सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस पे, नॉन एक्वस पे क्यों नहीं कर सकते। तो इसका रीज़न ये है कि आर्हीनियस थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन किया है आर्हीनियस ने अपनी थ्योरी के अंदर कॉन्सेप्ट एसिड्स और बेसिस का। अब एसिड्स और बेसिस का किस चीज़ के ऊपर उसने, किस बेसिस के ऊपर ये एक्सप्लेन किया कि एसिड और बेसिस क्या होते हैं। तो ये एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस की बेसिस पे। अब इसमें होता क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन जो होता है हमारे पास, तो एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, वाटर। अब वाटर जो है हमारे पास, वाटर की पोलैरिटी यानी कि पोलर नेचर जो है वो उसे हेल्प करती है कि वो डाइसोसिएट हो जाता है, यानी कि टूट जाता है ईज़िली हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ, इन दो आयंस के अंदर। जबकि नॉन एक्वस सॉल्यूशंस जैसे कि हमारे पास अल्कोहल है या दूसरे नॉन एक्वस सॉल्यूशंस हैं, तो वो उसके ऊपर आर्हीनियस थ्योरी इस वजह से अप्लाई नहीं होती क्योंकि दूसरे सॉल्वेंट्स हो गए या नॉन एक्वस सॉल्यूशंस जो हो गए वो सपोर्ट नहीं करते आयन डाइसोसिएशन को, यानी कि उनके आयंस जो हैं वो डाइसोसिएट नहीं होंगे, सही तरीके से टूटेंगे नहीं, जिस तरह से वाटर के टूटते हैं, एच
पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइंस के अंदर। तो इस वजह से आर्हीनियस थ्योरी सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस पर ही एप्लीकेबल होती है। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट रीजनिंग क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, वो क्या है कि प्योर वाटर जो है वो क्यों कंसिडर किया जाता है कि प्योर वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसके लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो वीक और स्ट्रॉन्ग कब होंगे कि जब हमारे पास कम आइंस होंगे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। और जब हमारे पास ज़्यादा आयन्स होंगे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर तो वो स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। इसका दूसरा जो डेफिनेशन है वो ये भी बनती है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है जब कम्प्लीटली टूट जाते हैं तो वो सही तरीके से डाइसोशिएट हो जाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जबकि सही तरीके से जो नहीं नहीं हो पाते वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। अब प्योर वाटर जो है हमारे पास, ये ऊपर ये वाले H2O वाटर की बात नहीं हो रही, प्योर वाटर की बात हो रही है। तो प्योर वाटर के अंदर होता ये है कि H+ और OH- जो हैं वो आयंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब जब इक्वल आयंस होंगे तो वो उनकी बॉन्डिंग आपस में हाइड्रोजन की वजह से, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो इस वजह से ये दोनों डाइसोसिएट नहीं हो पाते कम्प्लीटली प्योर वाटर के अंदर। और इसके अंदर होता यह है कि आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट, यानी कि जो आयन का कांस्टेंट है हमारे पास वो इस तरह से दिया हुआ होता है। और हमारे पास जो अ, इसमें ब्रेकडाउन की जो अमाउंट होती है वो ये दी हुई है। तो सही तरीके से वाटर जो है वो ब्रेक नहीं हो पाता, तो इसी वजह से जो है प्योर वाटर को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं।